कभी सोचा है एक महान साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? आज हम भारत के उस दौर की बात करेंगे जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। और हम जानेंगे उनके उदय के पीछे की एक ऐसी अनोखी रणनीति जिसका राज सिर्फ तलवारों में नहीं, कहीं और छिपा था। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि गुप्त साम्राज्य इतना खास क्यों था। फिर हम उनकी उस एक गुप्त रणनीति पर बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि ये सारी जानकारी हमें मिलती कहां से है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। गुप्त काल यानी भारतीय इतिहास का वो सुनहरा दौर जब कला, विज्ञान और संस्कृति का ऐसा विकास हुआ जिसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन सवाल तो वही है, इतना बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य आखिर बना कैसे? देखिए, जब भी हम किसी साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो मन में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े युद्ध और लड़ाइयां, है ना? पर गुप्त साम्राज्य की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। इस साम्राज्य की नींव सिर्फ जंग के मैदानों में नहीं रखी गई थी, बल्कि एक बहुत ही चतुर और सोची समझी कूटनीतिक चाल से रखी गई थी। और उनकी इस रणनीति का सबसे पहला और सबसे अहम दांव था विवाह गठबंधन। जी हां, एक ऐसी चाल जिसने सत्ता का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। तो मिलिए कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ थे चंद्रगुप्त प्रथम, एक उभरते हुए गुप्त शासक, और दूसरी तरफ थी कुमार देवी, जो उस वक्त के बेहद ताकतवर लिच्छवी वंश की राजकुमारी थीं। उनका विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो बड़ी शक्तियों का मिलन था। ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक नए साम्राज्य की बुनियाद थी। इस एक गठबंधन ने चंद्रगुप्त को न सिर्फ सैन्य ताकत दी, बल्कि उनके शासन को वो राजनीतिक वैधता भी दी जो एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए बेहद जरूरी होती है। ये उनका पहला मास्टर स्ट्रोक था। और मजे की बात यह है कि ये बस एक बार नहीं हुआ, ये तो एक ऐसे कामयाब फॉर्मूले की शुरुआत थी जिसे गुप्त शासकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि कैसे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके बेटों और पोतों समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम ने भी इसी रणनीति को जारी रखा। हर एक विवाह ने साम्राज्य को और बड़ा बनाया, गठबंधनों को और मजबूत किया और उनकी सत्ता पर पकड़ को पक्का कर दिया। सोचिए, इन्हीं गठबंधनों से जो स्थिरता मिली, उसी ने समुद्रगुप्त जैसे शासकों को इतनी सैन्य विजय हासिल करने का मौका दिया। उन्हें यूं ही भारत का नेपोलियन नहीं कहा जाता था। उनकी तलवार की धार के पीछे इस राजनीतिक सूझबूझ का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो चलिए अब इस रणनीति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर इन विवाह संबंधों में ऐसा क्या था जो ये इतने कारगर साबित हुए? देखिए, गुप्त काल में विवाह महज एक सामाजिक परंपरा नहीं था, ये एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक हथियार था। इसका इस्तेमाल नए सहयोगी बनाने, दुश्मनों को शांत रखने और साम्राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए किया जाता था। मतलब इन गठबंधनों के फायदे ही फायदे थे। एक तो उनकी अपनी ताकत बढ़ी, दूसरा उनकी सरहदें सुरक्षित हो गईं, तीसरा नए इलाकों पर कंट्रोल करना आसान हो गया, और चौथा उनके शासन को एक तरह की सामाजिक और राजनीतिक मान्यता भी मिल गई। ये हर लिहाज से एक विन विन स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, अब मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सदियों पुरानी ये बातें, ये रणनीतियां, इनके बारे में हमें आज पता कैसे है? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? जी नहीं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत खुद गुप्त शासकों ने ही हमारे लिए छोड़ा है, और वो भी पत्थरों पर लिखवाकर। ये जो शिलालेख है ना, ये इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इन्हीं से हमें चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के विवाह जैसी अहम घटनाओं का पता चलता है। इन्हीं में समुद्रगुप्त की जीत की गाथाएं लिखी हैं। पत्थर पर उकेरा गया हर एक अक्षर इतिहास का एक पन्ना खोलता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख, यह हमें समुद्रगुप्त की लड़ाइयों की लंबी लिस्ट तो देता ही है, पर साथ ही ये उन गठबंधनों की तरफ भी इशारा करता है जिनकी वजह से वो जीत मुमकिन हुई। इन शिलालेखों में रानियों के नाम सिर्फ नाम नहीं है, वो शक्ति और सियासत के प्रतीक हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गुप्त साम्राज्य की महान विरासत जितनी युद्ध के मैदानों में गढ़ी गई, उतनी ही विवाह मंडपों में भी तय हुई। उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं, बल्कि उनकी कूटनीति और उनके गठबंधनों में भी थी। और यह हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, इतिहास में वो कौन सी बारीक लकीर है जहां निजी रिश्ते खत्म होते हैं और राजनीति शुरू हो जाती है। गुप्त साम्राज्य की कहानी हमें दिखाती है कि अक्सर ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं।